बाइस्ड ओपिनियन में आपका स्वागत है। बिहार में इंडिया अलायंस के बीच अंततः सीट शेयरिंग हो गई। आप लोगों ने समाचार पत्रों या अन्य समाचार माध्यमों के द्वारा सुना ही होगा कि आरजेडी जो है 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 पर और 5 पे अन्य वाम दल जो हैं वो सब चुनाव लड़ेंगे। बेचारे पप्पू यादव न घर के रहे न घाट के रहे। उन्होंने, जैसा कि आपको पता ही है, कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करवा दिया कि संभवतः उन्हें कांग्रेस से पूर्णिया के सीट का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। उम्मीदवारी के लिए वो इतने बेताब थे कि वो जाकर के लालू यादव से उनके घर पर मिले। वहां पर तेजस्वी भी मौजूद थे, लेकिन बात बनी नहीं। लालू यादव ने सीट शेयरिंग से पहले ही जो बीमा भारती हैं, जो कुछ दिन पहले तक जेडीयू की एमएलए थी, उनको जो टिकट दे दिया क्योंकि उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया था। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख पप्पू यादव को लेकर है। पप्पू यादव बेचारे बड़े अरमान से कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करवाए। अब वो उस पार्टी में गए जिसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो लालू पे दबाव बनाकर कह सके कि भाई कम से कम एक सीट तो छोड़ दो। जब वो कांग्रेस अपनी मनचाही सीट ही नहीं प्राप्त कर पा रही है, उस स्थिति में वो पप्पू यादव को कहां से सीट दिलवा पाती। और इसके लिए बहुत हद तक पप्पू यादव खुद भी जिम्मेवार है। दोस्तों, अगर आप बिहार की राजनीति पर अगर आप नजर रखते हैं तो आपको याद होगा कि मधेपुरा में यादव महासभा का आयोजन किया गया था और वहां पर एक भीड़ से एक व्यक्ति जो है वो लालू यादव जिंदाबाद के लगातार नारे लगा रहा था। इससे इतने ज्यादा खिन्न हो गए पप्पू यादव कि उन्होंने मंच छोड़ दिया। आयोजक मनाते रहे लेकिन वो नहीं माने। तो ये जो पप्पू यादव और लालू यादव के बीच का जो द्वंद्व है, द्वंद्व ही कहेंगे, ये बहुत ही पुराना है। लालू यादव भी कभी मौका नहीं चूकते हैं। उन्होंने कई बार पप्पू यादव को मंच से अपमानित किया है। और पप्पू यादव वो हैं जो अपमान का घूंट पीकर अभी टिकट के चक्कर में, पूर्णिया से टिकट के चक्कर में इनके दरबार में हाजिरी लगाने गए, लेकिन बात अंततः बनी नहीं। हालांकि पप्पू यादव ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा है। अभी जुम्मा शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। लेकिन जो खबर आ रही है पप्पू यादव के कैंप से, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो कांग्रेस को भी बाय बाय कर देंगे, लेकिन लड़ेंगे वो पूर्णिया से ही, भले ही उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। क्योंकि उनके जो ऑफिस के लोग जो हैं वो लोग, अभी होली का भी महोत्सव काफी जोर शोर से मनाया गया है। और पप्पू यादव, ये सही बात है कि पिछले 1 साल से कम वो लगातार पूर्णिया में लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा भरोसा वहां के मुस्लिम वोटरों पर है। उनको ये उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर उनको थोक के वहां में वोट देगा और यादव भी वोट उनको करेंगे। तो इन सबसे मिला के, जैसा कि आपको पता ही, वहां पे करीब 1.5 लाख के लगभग जो है वहां पे यादव वोटर्स हैं। तो 1.5 लाख में से इनको उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख वोटर तो हमको मिल ही जाएगा, वोट हमको मिल ही जाएगा। और 1 लाख वोट अगर पप्पू यादव को मिल जाता है और मुसलमानों का अगर उनको जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं अगर समर्थन मिल जाता है तो स्वाभाविक वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? बिहार की राजनीति को समझना पूरे भारत के राजनीति को समझने से ज्यादा कठिन है। तो ये तो बात रही पप्पू यादव की। पप्पू यादव के बारे में अभी और भी आपको कई खबरें आने वाले दिनों में मिलते रहेगी। लेकिन वहां पे बात करें कांग्रेस की, या कांग्रेस की बात ना करें, क्योंकि इस सीट बंटवारे में दोस्तों कांग्रेस की नहीं चली है। इस सीट बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ने जो चाहा है वो किया है। और ये बात भी सही है कि पूरे इंडिया अलायंस में कम से कम बिहार में जो लालू यादव हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत है। और जिसको भी जीत मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के प्रयास या उनके जो वोट बैंक हैं उनके सहारे ही किसी की भी नैया पार हो सकती है। और सबके सब लालू से सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेतरनी यही पार करवाएंगे।
और इस चक्कर में वाम दल, एक समय था कि मधुबनी को मिनी मॉस्को कहा जाता था, कम्युनिस्टों का गढ़ था। हालांकि वो गढ़ जो है बहुत पहले टूट चुका है, वहां से लगातार भाजपा जीत रही थी, उससे पहले आरजेडी जीत रही थी, लेकिन वहां पे कम्युनिस्टों का प्रभाव अभी भी कुछ पॉकेट्स में, कुछ ब्लॉक्स में अभी भी बनी हुई है। तो कम्युनिस्ट भी वहां से सीट नहीं पाए। वहां पे आरजेडी मधुबनी से अपना उम्मीदवार इस बार देने जा रही है। तो जब कम्युनिस्टों की नहीं चली मधुबनी में, हालांकि बेगूसराय में एक सीट उनको मिल गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट, बेगूसराय भी परंपरागत रूप से कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। वो तो जब से बीजेपी का उफान आया है तब से कहीं ना कहीं वामपंथी पूरे देश में ही खत्म होते जा रहे हैं। तो बिहार कौन सा अलग अपवाद है। तो यहाँ भी जो है सो उनका जो प्रभाव हुआ करता था वो अब कमोबेश खत्म होता जा रहा है। लेकिन वामपंथी दलों में जो सबसे ज्यादा फायदे में 3 सीट मिला है माले को, सीपीआई माले को, दीपांकर भट्टाचार्य की जो पार्टी, उसको 3 सीट मिला है, और कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 1, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिला है। तो इनका भी नहीं चला। कांग्रेस खत्म है, तो उसको 9 सीट भी अगर जो दिया गया है तो वो भी समझिए एक तरह से खैरात में दिया गया है। और अगर कोई कांग्रेसी वहां से जीत भी पाएगा तो वो सिर्फ लालू कृपा से ही जीत पाएगा, अन्यथा कोई भी इतना चमत्कारी करिश्माई नेता कांग्रेस में बिहार में कम से कम नहीं है जो ये दावा कर सकता हो कि हम अपने बलबूते पे लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। कोई करिश्माई नेता नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस और ये हम एक साथ हो जाएंगे, अगर बिहार में, पूरे बिहार में अगर कोई भी सीट अगर इंडिया अलायंस को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लालू कृपा से ही मिलेगी। फिर से बात करते हैं दोस्तों पप्पू यादव की। पप्पू यादव को जिस तरह से लालू यादव ने दरकिनार किया है, उसके बाद यादव समाज के बीच से ही ये बात अब उभर कर सामने आ रही है कि लालू यादव किसी भी यदुवंशी समाज के नेता को उभरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने बेटे को, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को, दोनों को ही राजनीति में, लंबी राजनीति के लिए सेट करना है। और वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि तेजस्वी विपक्ष के पास बिहार में कम से कम तेजस्वी यादव के टक्कर का कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है। वो हो सकता है बहुत पुराने पीढ़ी के हों, बड़ी बड़ी बातें करते हों, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है विपक्ष में, बिहार के विपक्ष में, जिसके पास में कोई जमीनी नेता हो, जिसका कोई जनाधार हो। अगर जनाधार किसी भी पार्टी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजद का है। लेकिन यहाँ पे जिन पूर्वांचल सीटों को लेकर के बड़े उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, उन सभी पूर्वांचल के जो सीमांचल के जो सीट हैं, उन सभी सीटों पर जो ओवैसी साहब है, उनकी पार्टी जो AIAM है, उसने भी अपना उम्मीदवार दे दिया है। तो जिस तरह से थोक के भाव में किसी जमाने में राजद को मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट मिला करती थी, वो स्थिति भी अब नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं पहले पिछले अंकों में भी कहते रहा हूं कि अब यादव भी, जो यादव हैं, उनका भी वोट अब एक मुश्त राजद को मिलने वाली नहीं है। इसके कारण है दोस्तों, जब से ये सारे नेता जो है, पप्पू यादव हों, ये आनंद मोहन हों, लालू यादव खुद भी हों या नीतीश कुमार, ये सबके सब मंडल कमीशन की देन है। मंडल कमीशन ने सिर्फ ओबीसी के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी है, उन्होंने नेता भी दिया है। लालू यादव ये ठीक है कि वो 77 में भी नेता थे, उन्होंने उसमें भी चुनाव जीता था, लेकिन वो इतने बड़े नेता नहीं थे जितने बड़े नेता वो 90 के दशक में आकर के बने। ये मंडल कमीशन की देन है। और मंडल कमीशन की देन जो है आनंद मोहन भी है, क्योंकि वो इसलिए चर्चा में आए या इसलिए इतने बड़े नेता बन पाए क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया था। और पप्पू यादव भी उसी आंदोलन की देन है। इनकी जो भी छवि पहले रही हो, लेकिन उनके ऊपर में जो राजनीति का परत चढ़ा, राजनीति का परत चढ़ना जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंडल कमीशन की देन है। मंडल कमीशन ने पूरे देश के राजनीति को थर्रा के रख दिया। उसमें ऐसा भूचाल आया, ऐसा भूकंप आया कि उससे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता, बड़े बड़े जो अन्य जातियों के नेता थे, वो कहाँ चले गए आज तक पता ही नहीं चला। और उनके बीच से आनंद मोहन, पप्पू यादव, लालू यादव, ये सब के सब नेता जो उभर करके उसमें आए।
अब जो मंडल कमीशन का बुखार जो है वो अब उतार पर है। हालांकि नीतीश बाबू ने कोशिश जरूर की। जाति जनगणना जो था, जाति जनगणना का जो मुद्दा था, वो मुद्दा है क्या? वो फिर से 90 के दशक में जो जातीय एक उभार आया था जातीयता की, उस उभार को फिर से कायम करने की कोशिश थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा आपको पता है कि काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। वो 90 का दशक था, अब आप जो है 21st सेंचुरी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। और इस समय जो पूरा का पूरा जो कास्ट इक्वेशन है वो पूरा बदल चुका है, क्योंकि अब जो है लोग आपके पीछे भेड़ की तरह चलने को तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। किसी भी जाति के लोग अब सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार या हमारा नेता हमारे जाति का है या नहीं है। अब जो है सो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो नेता है वो हमारे लिए क्या करेगा, वो हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए या हमारे समाज के लिए वो क्या करने जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से जाति जनगणना जो था वो मंडल कमीशन के दौर को फिर से लाने का था, उसी प्रकार से मोदी के आने के पश्चात जो है सहायता लोगों को प्राप्त हुआ है। जो सहायतार्थी का जो ग्रुप, जो जिनको बेनिफिट मिला, वो जो ग्रुप जो पैदा हुआ है वो एक बहुत बड़ा है। और वो न तो जाति जानती है न धर्म जानती है, वो सिर्फ ये जानती है कि सरकार ने मेरे लिए किया है। और इसके कारण जो जातीय आधार पे जो सब कुछ हुआ करता था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है दोस्तों। और इस कमजोरी का फायदा या इस कमजोरी के कारण ही जो है जो जातिवादी नेता थे, जो जाति आधारित राजनीति करते थे, वो कहीं ना कहीं अब चूकते जा रहे हैं। और ये समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि विखंडन से कभी विकास नहीं होता है। आप समाज को तोड़ करके विकास की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप विखंडन या ये विभाजन की बात करेंगे तो हमेशा ही एक ग्रुप जो है वो असंतोष में रहेगा। लेकिन जब आप सहायतार्थी समूह को पैदा करेंगे, सहायता दे करके सहायतार्थी समूह को आगे लाएंगे, तो ये समूह जो है यहाँ पे विखंडन नहीं, यहाँ विभाजन नहीं है, यहाँ पे लोगों के आंख में सिर्फ आशाएं हैं, उम्मीद है कि अब जो अगला चुनाव होगा उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। और ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र आपको यही तो आजादी देता है कि आप उसको चुनिए जो आपके विकास की बात करे। आप उसको मत चुनिए जो आपके लिए एक दुश्मन वर्ग, एक दुश्मन जाति, एक दुश्मन समाज पैदा करता हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।